आज की क्लास जो है वो रोग निदान विकृति विज्ञान की होने वाली है। ठीक है, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी जो ऐसे क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस क्लास में कवर कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले रोग निदान में बात करते हैं व्याधि की। ये क्वेश्चन आजकल पूछा भी जा रहा है, और व्याधि सबको पता है कि व्याधि मतलब डिजीज़ है। तो व्याधि का मतलब आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि जिसके द्वारा क्या होता है, शरीर एवं मन को दुख प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। यानी जिसके द्वारा शरीर एवं मन में वेदना की उत्पत्ति हो या दुख प्राप्ति हो, उसे क्या कहा जाता है, व्याधि कहा जाता है। ठीक, फिर व्याधि के क्या कहते हैं, कुछ पर्याय बताए गए हैं, जैसे कि ज्वर, विकार, रोग, आतंक, व्याधि, पापमा, आमय, गद, यक्ष्मा। ठीक है, ये क्या है, ज्वर के पर्याय, व्याधि के पर्याय बताए गए हैं। क्या क्या व्याधि के पर्याय क्या क्या है, ज्वर कहा गया, विकार कहा गया, रोग कहा गया है, व्याधि कहा गया, आतंक कहा गया, आमय कहा गया, गद कहा गया है और यक्ष्मा कहा गया है। ठीक है, ये चरक ने व्याधि के कुछ पर्याय बताए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर इसी में एक आता है ज्वर, ज्वर के पर्याय क्या क्या बताए गए हैं, तो ज्वर को क्या कहते हैं, रोगराट कहा जाता है। ठीक है, या रोगों का जो राजा है इसे वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये व्याधि का मतलब क्या हो गया, शरीर व मन को जिसके कारण क्या दुख या वेदना की प्राप्ति हो, उसे क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। व्याधि के पर्याय क्या होता है, आमय होता है, गद होता है, आतंक होता है, यक्ष्मा होता है, ज्वर होता है, विकार होता है, रोग होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें भेद की, रोग के भेद की, कि रोग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो रोग क्या एक विध प्रकार का, यानी एक प्रकार का हो सकता है जिसमें क्या तो दुख सामान्य, जिसका आधार क्या होगा कि सभी रोगों में क्या दुख की समानता होती है, यानी कोई भी रोग हो सब में क्या दुख की प्राप्ति होती है मनुष्य को, तो इसलिए रोग जो है वो एक प्रकार का है। ठीक है, फिर द्विविध प्रकार में प्रभाव भेद से क्या दो प्रकार का होता है, साध्य और असाध्य होता है। ठीक, फिर बल भेद से दो प्रकार का होता है, मृदु और दारुण होता है। आश्रय भेद से दो प्रकार का, मनो अधिष्ठान यानी मन में आश्रित व्याधि है, या फिर शरीर आश्रित शरीर अधिष्ठान है। ठीक है, निमित्त भेद से निज और आगंतुज यानी निज कारणों से उत्पन्न व्याधि है या फिर आगंतुज कारणों से उत्पन्न व्याधि है। ठीक, फिर आशय भेद से आमाशय उत्पन्न और पक्वाशय उत्पन्न व्याधि, कि आमाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधि है या फिर पक्वाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। इसी प्रकार द्विविध भेद जो है, साध्य और असाध्य के जो भेद बताए गए हैं कि साध्य और साध्य व्याधि होती है, इनके फर्दर दो भेद होते हैं, साध्य में मृदु साध्य या फिर सुख साध्य, और दूसरा क्या होता है, कृक्ष साध्य। इसी तरह जो असाध्य होती है वो क्या होता है, याप्य और प्रत्याख्य। याप्य का मतलब क्या होता है, जब तक हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, हितकर आहार विहार का सेवन कराएंगे तो पेशेंट क्या है ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही हम ट्रीटमेंट बंद करेंगे और यदि या फिर पेशेंट जो हितकर आहार विहार का सेवन करता है तो व्याधि क्या पुनः उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, यानी पुनः वो क्या अपनी पहले वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा पेशेंट। तो ये क्या होता है, याप्य ट्रीटमेंट होता है। और प्रत्याख्य क्या होता है, असाध्य। प्रत्याख्य को क्या असाध्य भी कहा जाता है। ठीक, फिर इसके त्रिविध भेद भी होते हैं, कौन कौन से, आग्नेय, सौम्य और वायव्य, यानी कि इनमें किन कारणों से क्या व्याधि हो रही है, उसके बेसिस पे हम लोग त्रिविध भेद कर सकते हैं, व्याधि या फिर रोग के। फिर त्रिविध भेद एक और तरीके से होते हैं, कौन कौन से, निज, आगंतुज और मानस, यानी निज कारणों से यानी वात पित्त कफ की वजह से हो रही है, मानस यानी रजतम की वजह से हो रही है, या फिर आगंतुज कारण जैसे अभिघात है, अभिचार है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, कहीं चोट लग गई है, किसी विष का संसर्ग हो गया है, किसी जानवर ने काट लिया है, तो ये जो आगंतुज कारण है उनकी वजह से व्याधि हो रही है। फिर चतुर्विध भेद होते हैं दोष अनुसार, वातज, पित्तज, कफज और आगंतुज, इसे करते हैं। ठीक है, तो वातज, पित्तज, कफज और चौथा क्या है, आगंतुज कारण। तो हम लोग क्या इसके चतुर्विध भेद कर सकते हैं। ठीक है, और आचार्यों ने क्या कहा है कि रोग जो है वो क्या असंख्य होते हैं, नाम का डिफरेंस करने से रोगों की जो संख्या है वो असंख्य हो जाती है। इस प्रकार पूरा प्रॉपरली रोगों को बता पाना या उनका नामकरण करना क्या संभव नहीं है। दोष धातु का विचार करते हुए आप उसके हिसाब से क्या है ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी व्याधि का। ठीक, फिर इसके बाद जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने त्रिविध दुख बताए हैं, कौन कौन से या व्याधि बताई हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ठीक है, आध्यात्मिक का मतलब है त्रिदोष यानी वात पित्त कफ और रजतम की वजह से जो व्याधि होती है उन्हें क्या आध्यात्मिक बोलते हैं। आधि भौतिक का मतलब क्या होता है, जो आगंतुज कारणों से होती है। और आधिदैविक का मतलब क्या, दैविक यानी कि मनुष्यों के अलावा जो पहले माना जाता ना देवताओं या फिर पाप कर्म की वजह से या पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके कारण जो व्याधि हो रही है उसे क्या कहेंगे, आधिदैविक व्याधि कहेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं एक बार नाम बता देती हूँ। जो आचार्य सुश्रुत ने व्याधियों का क्या 7 वर्गीकरण किया, ये वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि हाँ उनका वर्गीकरण बताइए और इस तरीके से, बट फिर भी मैं एक बार नाम आपको मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने व्याधियों के 7 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, संघात बल प्रवृत्त, काल बल प्रवृत्त,
दैव बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त। ये सभी अपने नाम से ही समझ में आती है। आदि बल यानी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, यानी माता पिता के जो स्पर्म और ओवम है उनमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से जो होंगी वो क्या आदि बल प्रवृत्त है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर। जन्म बल प्रवृत्त क्या होते हैं? माता ने जब क्या दूषित आहार विहार का सेवन किया तो माता के अहितकर आहार विहार का सेवन करने की वजह से जो व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, वो क्या है जन्म बल प्रवृत्त होती हैं। दोष बल प्रवृत्त का मतलब क्या होता है? इसमें क्या शारीरिक और मानसिक दोष आते हैं, यानी जो त्रिदोष है और ये रज और तम है इनकी वजह से जो व्याधि हो रही है। संघात बल का यानी कि किसी तरीके से चोट लगने से या अपने से बलवान से लड़ने से, छत से गिर जाने से, इन सब कारणों से जो व्याधि हो रही है उसे क्या बोलेंगे? संघात बल, यानी आगंतुक कारणों से जो व्याधि है वो संघात बल प्रवृत्त है। काल बल में क्या होता है? मौसम के हिसाब से यानी ऋतु के हिसाब से जो व्याधि होती है, शीत है, उष्ण है, वर्षा का मौसम है तो उसके कारण जो व्याधि हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद दैव बल प्रवृत्त होती है, तो वही देवता मुनि और जो ब्राह्मण हैं इन्होंने कोई अभिशाप दे दिया या इनके साथ क्या है कुछ मतलब पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए आपने, तो उनकी वजह से जो व्याधि हो रही है वो क्या है? दैव बल प्रवृत्त है। और स्वभाव बल प्रवृत्त का मतलब क्या है? जैसे बुढ़ापा है तो स्वभाव से आता ही है, जरा हो गया, क्षुधा जैसे भूख है तो समय समय पे लगती है, पिपासा है तो ये जैसे जरा है, क्षुधा है, पिपासा है, ठीक है, निद्रा है, ये सारी क्या है? इन्होंने इसको क्या स्वभाव बल प्रवृत्त व्याधि में रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं रोगों के हेतु। रोग के कारण क्या होते हैं? तो एक तो क्या आगंतुज रोग होते हैं, यानी आगंतुज कारण हो गए, ठीक है। फिर क्या होता है? निज रोग होते हैं, ये क्या वात पित्त और कफ की वजह से होते हैं, ठीक है। या इससे भी ज्यादा बेटर होता है रोग का क्या है? 3 कारण बताए गए। कौन कौन से? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ठीक है। यानी इंद्रियों का क्या है? जब अपने विषयों से क्या होता है? हीन, मिथ्या या फिर अतियोग होता है तो उसे क्या बोलते हैं? असात्म इंद्रियार्थ संयोग बोलते हैं। प्रज्ञापराध क्या होता है? जब क्या कहते हैं मन बुद्धि इनका क्या विभ्रंश हो जाता है। और परिणाम क्या होता है? काल के प्रभाव से होने वाली जो व्याधियां हैं उनको क्या परिणाम में रखा गया। तो रोगों के क्या 3 कारण होते हैं? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ठीक है। और रोगों को प्रतिकार करने के या रोगों को ठीक करने के क्या 4 तरीके होते हैं? संशोधन होता है, संशमन होता है, आहार होता है और आचार होता है। यानी कि चिकित्सा या रोगों का प्रतिकार करने के या निग्रह हेतु भी ने कहा जाता है, ये क्या 4 होते हैं? संशोधन, संशमन, आहार, आचार, ठीक है। व्याधि की साध्य साध्यता मैंने बता दी। साध्य 2 प्रकार की, सुख साध्य और कृक्ष साध्य, और असाध्य जो है वो क्या है? याप्य और प्रत्याख्य हो गए, ठीक। फिर सुख साध्य, कृक्ष साध्य और क्या कहते हैं जो ये याप्य और प्रत्याख्य, इनके कुछ कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि यह क्या है? अगर एक दोष से व्याधि उत्पन्न हो रही है, नवीन व्याधि है, ठीक है, व्यक्ति जो बलवान है उसके शरीर में अग्नि वगैरह जो इसकी प्रधानता है, अभी क्या है पूर्व रूप या रूप जो है वो उत्पन्न नहीं हुए पूरी तरीके से। दोष की, देश की और रोगी की प्रकृति इनकी क्या समानता नहीं, मतलब इनमें सेम दोष की प्रधानता नहीं है, तो ऐसी व्याधि क्या होती है? सुख साध्य हो जाती है। अगर क्या व्याधि जो है वो 1 या 2 दोषों से उत्पन्न हुई है और जो ये दोष है, देश है और रोगी की जो प्रकृति है, अगर उनमें से किसी एक की समानता होती है या फिर क्या है लक्षण जो है वो उत्पन्न होने लग गए, रोग जो है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, तो ऐसी व्याधि क्या हो जाती है? कष्ट साध्य हो जाती है। फिर जिसमें क्या है दो दोषों से उत्पन्न व्याधि होती है, ठीक है, प्रकृति और देश, और क्या कहते हैं रोगी की प्रकृति है, जो रोगी जिस देश का निवासी है, और क्या कहते हैं इसमें अगर समानता होती है, और इसके साथ ही साथ क्या है जो लक्षण है वो पूरी तरीके से प्रकट हो चुके हैं व्यक्ति में, ठीक है, और जो रोगी का बल है वो भी क्या है कम हो गया है, क्षीण है, तो ऐसी व्याधि क्या याप्य हो जाएगी। और जब सारी अहितकर कंडीशन होंगी कि पूरी तरीके से लक्षण जो प्रकट हो चुके हैं, बल जो बिल्कुल क्षीण हो चुका है, और जो त्रिदोष से उत्पन्न व्याधि है, तीनों मार्ग में होने वाली व्याधि है, तो इस तरीके की व्याधि क्या असाध्य हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, ये वहाँ पे वैसे अभी तक तो किसी से ऐसा पूछा नहीं गया, बट फिर भी थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि सुख साध्य और कृक्ष साध्य और याप्य और प्रत्याख्य में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग कैसे इस व्याधि को क्या डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं रोग की परीक्षा, यानी हम लोग रोग की परीक्षा कैसे करते हैं। तो रोग परीक्षा के 5 उपाय हैं। आचार्य चरक ने रोग परीक्षा के 5 उपाय कौन कौन से बताएं? निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति, ठीक है। ये रोग परीक्षा के उन्होंने 5 उपाय बताए हैं, ठीक। निदान, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति। निदान सब लोग जानते हैं, निदान का मतलब क्या होता है? कारण होता है, यानी वह कारण जिनकी वजह से क्या व्याधि जो है हो रही है, ठीक है। निदान कोई हेतु भी कहा जाता है, ठीक है। इसके और भी आयतन है, निमित्त है, कारण है, ये सब क्या है इसके पर्याय हैं, ठीक। निदान जो है फिर वो 4 तरीके का होता है। सन्निकृष्ट होता है, विप्रकृष्ट होता है, व्यभिचारी होता है और प्रधानिक होता है, ठीक है। तो सन्निकृष्ट का मतलब क्या होता है? वात पित्त कफ जो होता है उसकी वजह से। विप्रकृष्ट का क्या होता है कि हेमंत ऋतु में जैसे कफ का संचय होता है, लेकिन वो प्रकोपित कब होता है? वसंत ऋतु में होता है जाके, तो क्या विप्रकृष्ट निदान है। व्यभिचारी क्या होता है?
कि निदान क्या बलहीन है, ये क्या तुरंत रोग उत्पन्न करने में उसमें सक्षम नहीं होता है। और जबकि प्रधानिक क्या होता है कि तुरंत ही रोग उत्पन्न कर, जैसे जहर है, विष अगर किसी को दिया गया तो उससे क्या है, पेशेंट जो उसकी मृत्यु क्या है, उसके चांसेस जो है तुरंत अपना असर जो है वो तुरंत दिखा देगा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रधानिक कहेंगे। ठीक है। फिर 3 जो कारण बताए थे, निदान यानी कारण, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, धीधृति स्मृति विभ्रंशा, कर्म यत् कुरुते अश्वम, प्रज्ञापराधम तम विद्यात्। ठीक है। ये क्या है, प्रज्ञापराध के लिए होता है, धीधृति और स्मृति का क्या है? जी मैम, जो फोटो दिखा देंगे 3 तारीख को 1 बजे दिखता है, 1 बजे कौन बैठे मैम अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लास्ट में पूछ लीजिएगा यार, क्वेश्चन। ठीक है। 3 तारीख को 1 बजे से कौन बैठा अकेला बोल तो होगा, निश्चित कमरों में इंटरव्यू हो रहा होगा। ठीक है। डॉक्टर नीरज मैम आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, तो क्लास में थोड़ा तो 6 लोगों डिस्टर्बेंस हो को रहा है। दिखाएंगे तो तेरी ठीक है। फिर त्रिविध निदान कौन से होते हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम होता है। ठीक है। करेंगे जो डेट होगा उसका। डॉक्टर नीरज मैम, लोकसभा आयोग करते हैं, बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो बोर्ड होता है, बोर्ड का डॉक्टर नीरज मैम, ठीक है। तो निदान जो है, निदान के क्या आयतन और ये सब पर्याय हो गए। निदान मैंने बता दिया 4 जो प्रकार हैं वो होते हैं, और 3 प्रकार क्या होते हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम होता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, हम लोग बात करेंगे पूर्व रूप की। तो पूर्व रूप क्या होता है, व्याधि की उत्पत्ति से पहले जो लक्षण प्रकट होते हैं, यानी पूर्व रूप प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, यानी रोग उत्पन्न होने के पूर्व जो लक्षण हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है। जो यानी जिन्हें देख के हम ये समझ सकते हैं कि भविष्य में क्या ये व्याधि जो है वो होने वाली है। तो पूर्व रूप प्राग उत्पत्ति लक्षण व्याधि। ठीक है। पूर्व रूप जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट होते हैं। सामान्य मतलब जिनसे हम क्या है, दोष भेद नहीं कर सकते कि कौन सी दोष की प्रधानता वाली व्याधि होने वाली है। और विशिष्ट जो है उनसे क्या होता है, दोष का भी ज्ञान होता है। जैसे विशिष्ट पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं, उनसे हम ये बता सकते हैं कि वात की प्रधानता वाली व्याधि होने वाली है, या पित्त की प्रधानता वाली है, कफ की प्रधानता वाली व्याधि होने वाली है। ठीक है। और पूर्व रूप का महत्व क्या होता है कि यदि डिजीज जो है उसको हम लोग पूर्व रूप की अवस्था में ही उसका ट्रीटमेंट कर दें, तो इससे क्या होता है, फिर जो पेशेंट को एक तो जो उसका दुख सहना पड़ा, या जो उसे इतना ट्रॉमेटाइज्ड होना पड़ा, वो उसका ट्रॉमा खत्म हो जाएगा। दूसरा जो है, व्याधि इजीली ट्रीटमेंट, मतलब कम संसाधनों का प्रयोग करके हम व्याधि का क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिर्फ संशमन औषध से भी क्या काम चल जाएगा, और सर्जरी या जो अदर मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या उनका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पूर्व रूप का क्या ये महत्व होता है। फिर इसके बात करें रूप की। तो रूप क्या होता है, प्रादुर्भूत लक्षण पुनर्लिंगम, यानी कि व्याधि की उत्पत्ति जब हो जाती है, ठीक है, तो उनका जो उसको जो बताने वाले सिम्टम्स होते हैं, रूप बेसिकली क्या सिम्टम्स है कि जो व्याधि हुई है वो उसको जो बताने वाले जो लक्षण होते हैं उन्हें क्या हम लोग रूप कहते हैं। ठीक है। तो रूप भी क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य होता है और विशिष्ट होता है। सामान्य का मतलब क्या होता है कि इसमें भी क्या दोषों का अलग से ज्ञान नहीं होता, और विशिष्ट में क्या होता है, तो दोषों का क्या ज्ञान हो जाता है कि ये वात प्रधान व्याधि है, या पित्त प्रधान व्याधि है, या फिर कफ प्रधान व्याधि है। ठीक है। तो रूप का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि व्याधि का जो एकदम डायग्नोसिस, कंफर्म डायग्नोसिस जो हम बनाते हैं किसी भी डिजीज की, वो हम क्या रूप की मदद से ही बनाते हैं। रूप यानी कि लक्षणों की मदद से बनाते हैं, कंफर्म डायग्नोसिस होती है ये। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, उपशय आता है। ठीक है। उपशय का क्या मतलब क्या होता है, जो बॉडी के लिए क्या साथ में है, या फिर क्या जो पथ्य है। ठीक है। या क्या कहते हैं, जो बॉडी के लिए क्या हितकर है, तो बॉडी के लिए हितकर आहार विहार, या साथ में आहार विहार, या पथ्य आहार विहार को क्या उपशय कहते हैं। ठीक है। आचार्य चक्रपाणी ने उपशय के क्या है 18 भेद बताए हैं। ठीक है। कौन कौन से, इन्होंने हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और हेतु व्याधि उभय विपरीत बोला है, और इसी का फिर क्या औषध आहार और विहार, इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो उपशय के क्या है 18 भेद होते हैं। ठीक है। वहाँ नॉर्मली अगर पूछते हैं तो उपशय क्या है और उपशय के कितने भेद होते हैं, तो 18 भेद होते हैं, और आप हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो हेतु विपरीतार्थकारी और व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी। ठीक है। इस तरीके से बता सकते हैं उभय विपरीतार्थकारी, आहार विहार और अन्न। ठीक है। औषध आहार विहार, इस तरीके से क्या है 18 भेद हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसी में एक आता है अनुपशय। अनुपशय का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उपशय और अनुपशय दोनों का ये इंपॉर्टेंस है कि जो गूढ़ लिंग व्याधि होती है, मतलब ऐसी व्याधि जो कि क्या उसके लक्षणों से जिसकी डायग्नोसिस हम नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है। जिनके सिम्टम्स या पूर्व रूप देख के हम ये डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं कि व्याधि कौन सी है, तो उसमें हम लोग क्या उपशय और अनुपशय का यूज करते हैं। जैसे कि वात रक्त आम वात, इसमें हम लोग करते हैं ना कि अगर स्नेहन दे रहे हैं, स्नेहन देने से फायदा हो रहा है तो क्या होता है
कि ये जो है स्नेहन देने से फायदा हो रहा है तो क्या वात रक्त है, या स्नेहन देने से व्याधि की वृद्धि हो गई तो क्या आम वात है। इसी तरीके से रक्त मोक्षण कराने से अगर फायदा हो रहा है तो क्या वात रक्त है, अगर रक्त मोक्षण कराने से फायदा नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आम वात हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ऐसी व्याधियाँ जिनके सिम्टम्स के बेसिस पे या पूर्व रूप के बेसिस पे हम उनकी डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं, तो उनकी डायग्नोसिस बनाने के लिए हम लोग क्या उपशय और अनुपशय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अनुपशय क्या होता है, उपशय का जस्ट अपोजिट होता है, यानी जो व्याधि के लिए जो शरीर के लिए क्या असात में हो, ठीक है, या अपथ्य है या अहितकर है। इसीलिए अनुपशय जो है उसका अंतर्भाव किसमें किया गया, निदान में किया गया, कारण में किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, उपशय या फिर अनुपशय होता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, संप्राप्ति। संप्राप्ति का मतलब है कोई व्याधि जो शरीर में हितकर आहार विहार सेवन से लेकर जो दोषों की वृद्धि, उसके बाद जो अग्नि की दुष्टि और उसके पश्चात जो दोष दूष समूर्छना होती है और रोग की उत्पत्ति होती है बॉडी में, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। ठीक, संप्राप्ति के जो पर्याय है वो क्या, संप्राप्ति को जाति और आगाति भी कहते हैं। ठीक है, जो आचार्य चरक है उन्होंने 6 संप्राप्ति के भेद बताए, कौन कौन सा, संख्या, प्रधान, विधि, विकल्प, बल, काल, संप्राप्ति। और जो आचार्य वाग्भट्ट है उन्होंने संख्या, विकल्प, प्रधान, बल, काल, ठीक है, ये संप्राप्ति के जो है वो भेद बताया, इन्होंने विधि नहीं माना है। ठीक है, जो हितकर आहार विहार के सेवन से लेकर जो शरीर में दोषों की वृद्धि है, उसके पश्चात जो अग्निदुष्टि होती है, फिर स्थान संश्रय आदि जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या संप्राप्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसे क्या हम लोग संप्राप्ति से एक्सप्लेन करते हैं या कहते हैं। ठीक, फिर ये क्या था, निदान पंचक। ठीक है, इसके बाद क्या उपद्रव होता है, तो उपद्रव का मतलब क्या होता है, जो जब क्या है व्याधि की उत्पत्ति हो गई है, लक्षण जो है पूरी तरीके से सिम्टम्स जो है डिजीज के वो दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम लोग क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं किसी पेशेंट का, और तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से क्या होता है, रोग उत्पन्न होने के बाद कुछ और दूसरी व्याधि उत्पन्न हो जाती है या कुछ अदर सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उपद्रव कहते हैं। जब किसी व्याधि का प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने से जो डिजीज़ के अलावा कुछ और सिम्टम्स जो हैं बॉडी में वो दिखाई देने लग जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपद्रव कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, जब हम लोग व्याधि का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करने पर क्या ये भी क्या है, शांत हो जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक आता है निदानार्थ का रोग। निदानार्थ का रोग का मतलब क्या होता है, एक रोग जो है वो दूसरे रोग का उत्पत्ति करता है। ठीक, जैसे क्या है, ज्वर है, ज्वर से क्या रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है, और रक्तपित्त और ज्वर से क्या होता है, शोष की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, इसी तरह से प्लीहा वृद्धि से क्या होता है, जठर रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी उदर रोग, जठर रोग का मतलब है उदर रोग की, और उदर रोग से क्या होता है, शोथ की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, इसी तरह अर्श से क्या होता है, उदर रोग और गुल्म की उत्पत्ति होती है। प्रतिशय से क्या होता है, कास, और कास से क्या होता है, क्षय की उत्पत्ति हो जाती है। यानी एक रोग से जब कोई एक रोग जो है लंबे समय तक बना रहता है और अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो बॉडी में क्या दूसरा रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो जो दूसरा इस ऐसे रोगों को क्या कहते हैं, निदानार्थ का रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्श, अतिसार और ग्रहणी है, ये तीनों क्या एक दूसरे तीसरे को उत्पन्न करने वाले रोग होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, रोगी परीक्षा की बात आती है कि हम लोग रोगी की परीक्षा कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा एक डिफरेंस है, अभी कुछ लोग कंफ्यूज मत हो जाना, जो ये निदान पंचक थे ये रोग परीक्षा के उपाय थे, और अब जो मैं बता रही हूँ वो क्या रोगी परीक्षा के उपाय है। ठीक है, तो वो डिजीज को डायग्नोस करने का मेथड था, ये क्या है पेशेंट में हम लोग जो यूज करेंगे मेथड डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, ये क्या है, रोगी परीक्षा है। तो सबसे पहले क्या आती है, त्रिविध परीक्षा आती है। त्रिविध परीक्षा का वर्णन आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने किया है। ठीक है, आचार्य चरक ने क्या प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश का है, आचार्य वाग्भट ने क्या दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न बोला है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, चतुर्विध परीक्षा आती है। चतुर्विध परीक्षा में क्या प्रत्यक्ष अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति आता है। षड्विध परीक्षा जो है वो क्या है, पंच इंद्रियों के द्वारा, और छठा क्या है, प्रश्न है। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने षड्विध परीक्षा बताई है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रयोग करके, यानी श्रोतेंद्रिय, नेतेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय जो है इसका प्रयोग करेंगे, और छठा क्या है, रोगी से प्रश्न पूछ के जो हम लोग डायग्नोसिस बनाएंगे या परीक्षा करेंगे रोगी की। ठीक है, तो ये क्या है, षड्विध परीक्षा है। इसके बाद अष्टविध परीक्षा। अष्टविध परीक्षा आचार्य योग रत्नाकर ने बताई है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, किसी को नोट करना है तो नोट कर ले। नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति। दृक् का मतलब नेत्र होता है, यानी नेत्र से देख के परीक्षा करेंगे। ठीक है, नाड़ी, मूत्र, मल, नाड़ी, मूत्रम, मलम, जीवा, शब्द, दृक्, स्पर्श, दृक्, आकृति।
ठीक है। तो ये क्या अष्टविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा आचार्य योग रत्नाकर ने बताई है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, दशविध परीक्षा आती है, दशविध आतुर परीक्षा भी बोलते हैं इसे क्या आचार्य चरक ने बताया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्रकृति, सबसे पहले प्रकृति की परीक्षा करते हैं, यानी जो पेशेंट की प्रकृति है, वातज है, पित्तज है, कफज है, ठीक है, किस प्रकृति का व्यक्ति है उसके लक्षण के बेसिस पे। फिर विकृति की परीक्षा करते हैं, फिर उसके बाद सार परीक्षा। तो आचार्य चरक जो है उन्होंने 8 सार बताए, लेकिन आचार्य काश्यप जो उन्होंने 9 सार बोले, उन्होंने ओज सार का एक्स्ट्रा वर्णन किया है, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या प्रकृति है, विकृति है, सार है। फिर उसके बाद क्या संघनन होता है कि मतलब पुरुष का शरीर कैसा, बिल्ट कैसा है उसका, ठीक है, वो क्या कहते हैं प्रॉपर बिल्ट वाला है, या फिर क्या कहते हैं वो लीन एंड थिन है या ओबीज है, किस तरीके का, ठीक है। तो ये क्या संघनन परीक्षा होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, प्रमाण देखते हैं, ठीक है। इसके बाद 7 में होता है, यानी प्रवर, मध्य और अवर। 7 में क्या 3 प्रकार का होता है, प्रवर, मध्य और अवर। अगर वो 6 रसों का सेवन करने वाला व्यक्ति है तो प्रवर 7 में होगा, अगर 2 से 5 रसों का सेवन करता है तो मध्यम 7 में होगा, और अगर 2 रसों का ही सेवन करता है तो क्या अवर 7 में होगा, ठीक है, या 1 रस का सेवन करता है तो क्या अवर 7 में होगा, ठीक। तो ये क्या प्रवर, मध्य और अवर 7 में हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद सत्व, यानी कि उसके मन की परीक्षा होती है, प्रवर, मध्य और अवर होता है। जैसे प्रवर सत्व वाला व्यक्ति जो होता है, जो उसमें अगर बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है तो भी क्या उसमें लक्षण, वो क्या उसको कम शो करता है या कम परेशान होता है। प्रवर सत्व का मतलब है कि मन जो है वो बहुत मजबूत है, यानी ऐसे व्यक्तियों में बोला भी गया है कि क्या कहते हैं, अगर उन्हें जैसे कैंसर है या टीबी है, ऐसी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं तो वो उतना रिएक्ट नहीं करते हैं, या उतना उनमें वो पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो है वो पेशेंस रखते हैं, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करते हैं कि मैं इतना बीमार हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसे व्यक्ति क्या प्रवर 7 में के होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा दुख सहने की इनमें क्या क्षमता होती है, ठीक। मध्य वाले क्या है, जैसी बीमारी है उस प्रकार से उनका रिएक्शन होता है। और जो अवर 7 में वाले हैं, इनमें क्या होता है, अगर इन्हें खांसी जुकाम भी हो जाए तो ये इस तरीके से अपने आप को ट्रीट करवाना चाहते हैं, या ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे इन्हें क्या बहुत बड़ी व्याधि हो गई है, ठीक है। तो प्रवर यानी कि मन की जो शक्ति होती है वो बताया गया 7 सत्व को, प्रवर, मध्य और अवर सत्व, 3 प्रकार के सत्व के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आहार शक्ति होती है। आहार शक्ति की परीक्षा क्या है, जो व्यक्ति जो है खाना खा रहा है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे की जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या व्यायाम शक्ति, व्यायाम शक्ति से क्या बल की परीक्षा होती है कि प्रॉपर्ली अगर वो व्यायाम कर रहा है, प्रॉपर्ली है ना, वॉक कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, यानी उसका जो बल है वो क्या बॉडी में ठीक है। फिर इसके बाद व्यय का मतलब क्या एज होता है, तो उस दिन भी बताया था 3 क्लासिफिकेशन जो है, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग किस एज में कौन सी बीमारी हो रही है तो उसका कैसा क्या साध्य होगी, कृक्ष साध्य होगी या साध्य होगी, उस हिसाब से फिर हम लोग क्या है ये अपना डायग्नोसिस बनाते हैं पूरा, ठीक है। तो ये क्या होता है, दशविध आतुर परीक्षा होती है, ठीक है। आजकल पूछा भी जा रहा है, दशविध आतुर परीक्षा के नाम ही वो पूछते हैं बेसिकली, अगर आप उनको बता दें यही प्रकृति, विकृति, सार, संघनन, सात्म, सत्व, आहार, व्यायाम, वय, बल, तो आप इसका आपका क्या इससे काम चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, षड क्रिया काल की, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, षड क्रिया काल आता है, ठीक है। षड क्रिया काल में क्या होता है, संचय आता है, प्रकोप आता है, प्रसार आता है, स्थान संशय होता है, व्यक्त अवस्था होता है और भेद होता है। संचय का मतलब क्या होता है कि इस स्थिति में क्या होगी, इस अवस्था में क्या होगा, ये रोग होने की क्या 6 अवस्थाएं हैं बेसिकली। क्रिया काल, क्रिया का मतलब क्या होता है चिकित्सा, और काल का मतलब क्या होता है समय। तो चिकित्सा करने का जो 6 उपयुक्त समय है या जो अवसर है, यानी ये क्या है 6 वो स्टेजेस हैं जिन पे हम लोग अगर ट्रीटमेंट कर दें तो बीमारी का पेशेंट को क्या बचाया जा सकता है। तो क्रिया काल, क्रिया का मतलब चिकित्सा और काल का मतलब क्या होता है समय होता है। तो चिकित्सा करने के 6 उपयुक्त अवसर जो होते हैं उन्हें क्या है, जो चिकित्सा करने के 6 उपयुक्त अवसर है उन्हें क्या है क्रियाकाल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, पहला क्या है संचय। संचय का मतलब क्या है, जब दोष है जो इनका जो स्थान है, जैसे वात का जो स्थान है पक्वाशय होता है, जैसे ना पित्त का जो स्थान है और कफ का जो स्थान है, तो जो वो क्या है अपने अपने स्थान में जब दोषों की वृद्धि होती है, स्व स्थान में दोषों की वृद्धि होती है, तो उसे हम लोग क्या संचय काल कहते हैं। इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अगर वात की वृद्धि हो रही है तो क्या है स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता मिलता है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मिलती है। अगर पित्त की वृद्धि हो रही है तो क्या पीताव भासता, मंद उष्णता, ठीक है, यानी कि येलो कलर जो होता है बॉडी का, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है, हल्का हल्का माइल्ड फीवर सा बना रहता है पेशेंट को, ठीक। इसी तरीके से अगर कफ की स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है तो क्या है गौरव, आलस्य, चैकरण, विद्वेष, यानी कि क्या है शरीर में क्या हैवीनेस जैसी फील होती है, ठीक है, पेशेंट जो क्या लेथार्जिक रहता है, आलस हमेशा उसे आता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ये सिम्टम्स देख के हम क्या समझ सकते हैं कि अभी क्या संचय काल की अवस्था है, और अगर इसी में हम क्या है ट्रीटमेंट दे दें तो डिजीज क्या है होने से रुक सकती है,
ठीक है। फिर इसके बाद क्या संचय, संचय के बाद क्या होता है प्रकोप होता है, यानी कि दोष जो है वो अब उन्मार्गी हो गए, यानी अपने स्थान में उनका प्रकोप हो चुका। अब इसके बाद वो क्या है दूसरे पूरी बॉडी में क्या ट्रेवल करने के लिए अब क्या रेडी हो गए, यानी दोष क्या उन्मार्गी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी लक्षण आते हैं। वात में होगा तो कोष्ठतोड़ संचरण होता है, पित्त में क्या होता है अम्लिका होता है, पिपासा होता है, परिदाह होता है, और कफ में क्या होता है अन्न द्वेष और हृदय उत्क्लेश होता है, यानी कोष्ठतोड़ संचरण, अम्लिका, पिपासा, परिदाह, अन्न द्वेष, हृदय उत्क्लेश। ये पूरा एक श्लोक साथ में मैं तोड़ तोड़ के बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये क्या होता है सेकंड स्टेज होती है जो क्रियाकाल है। फिर इसके बाद क्या आता है प्रसर काल आता है, यानी कि श्रोतों द्वारा जो दोष है, जो प्रकोपित दोष है वो क्या श्रोतों के द्वारा क्या पूरी शरीर में फैल गए हैं, ठीक है। प्रसर मतलब फैलना होता है, तो श्रोतों द्वारा शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलना, यानी दोष प्रकोपित दोष है वो श्रोतों के द्वारा पूरे शरीर में फैल चुके हैं, ठीक है। फिर इसमें भी लक्षण प्रकोप स्पष्ट होते हैं। क्या क्या होता है विमार्गमन आटोप होता है, ओष शोष दाह धूमायन होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है अरुचि होता है, अविपाक होता है, अरुचि अविपाक, और क्या कहते हैं इस तरीके छर्दी है, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं वात पित्त कफ के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है इसके बाद चौथा जो स्टेज है वो क्या है स्थान संशय की अवस्था होती है, ठीक है। स्थान संशय का मतलब क्या है अब दोष और दूषित की क्या समूर्छना होगी, ठीक है। और स्थान संशय की अवस्था में ही क्या होता है व्याधि के क्या पूर्व रूप प्रकट होते हैं। स्थान संशय में दोष दूषित समूर्छना होती है इस स्टेज में, और व्याधि के क्या पूर्व रूप प्रकट होने लगते हैं। फिर आती है व्यक्त अवस्था, इसमें क्या होता है जो दोष दूषित समूर्छना है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब क्या व्याधि के जो लक्षण है जो रूप है वो क्या है प्रकट होने लगेंगे। और फिर लास्ट होती है भेदावस्था। भेदावस्था में क्या होता है व्याधि के जो भेद होते हैं डिफरेंट डिफरेंट की व्याधि वातज है, पित्तज है, कफज है, या उत्तान और गंभीर है, तो इस तरीके से वो भेद जो है व्याधि के यानी कि उसके टाइप्स जो है मतलब है ना वो क्या डिफरेंशिएट होने लगते हैं, यानी भेद जो है उसके वो पूरी तरीके से क्या प्रकट हो जाते हैं। और ये क्या होता है ये लास्ट स्टेज होती है ट्रीटमेंट की, यानी क्रियाकाल जो बताए गए ना, तो चिकित्सा की ये क्या अंतिम अवस्था होती है। अगर इस अवस्था में भी व्याधि का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या है अब रोग जो है वो असाध्य हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि मार्ग जो होते हैं व्याधि के रोग मार्ग जो 3 होते हैं, शाखा, कोष्ठ और मर्मस्थी संधि। इसमें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था कौन सा रोग कहाँ से होता है, इसमें आपको बस अगर वो पूछ देते हैं कि रोग मार्ग क्या है तो 3 होते हैं, कौन कौन से शाखा होता है, कोष्ठ होता है, मर्मस्थी संधि। तीनों में से 2-3 बीमारियां याद कर लीजिएगा, जैसे कि क्या शाखा आश्रित रोग 14 होते हैं, कैसे गलगंड हो गए, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं वो सब क्या शाखा आश्रित होते हैं, जैसे अलजी है, अपची, अधिमांस है, चर्मकील है, कुष्ठ है, व्यंग है, ठीक है, और गलगंड है, ये सब। फिर कोष्ठ आश्रित में क्या होता है 16 होते हैं, ज्वर है, अतिसार है, वमन है, अल्सर है, विसूचिका है, श्वास का सिक्का है, ठीक है, एटसेट्रा। फिर अस्थि संधि मर्माश्रित जो है वो 11 होते हैं, जैसे पक्षवत, पक्षग्रह, अपतानक, अर्दित, शोष, राजक्षमा, ठीक है, एटसेट्रा। तो इनके 4-5 आप याद कर लीजिए, उससे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके मतलब ये थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप नाम बता के अगर पूछते हैं क्वेश्चन और 2-3 व्याधि बता देंगे तो उतने में काम चल जाएगा, ठीक है। फिर जैसा मैंने बताया था रोग की उत्पत्ति में क्या असात्म इंद्रिय संयोग प्रज्ञापराध और परिणाम होता है, वो कारण होते हैं। उसी तरीके से क्या एक और बताया जाता है समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो समवायी कारण क्या होता है जो दोषों में जो विषमता होती है यानी दोषों का क्षय और वृद्धि होती है वो क्या होता है समवायी कारण होता है, और दोष दूषियों का संयोग क्या होता है असमवायी कारण होता है। और जैसे मिथ्या आहार विहार है या फिर जीवाणु है मतलब वही बैक्टीरिया वायरस ये सब जो आगंतुक चीज़ें हैं वो क्या होते हैं निमित्त कारण होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है रोग की उत्पत्ति में समवायी समवायी और निमित्त कारण है, अगर वो पूछते हैं तो आप बता सकते हो, ठीक। फिर नानात्मक व्याधियां बताई गई हैं, वात से नानात्मक व्याधियां 80 होती हैं, पित्त से कितनी होती है 40 होती हैं, और कफ से नानात्मक व्याधियां कितनी होती हैं 20 होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है नानात्मक व्याधियां, इनके नाम एक बार आप देख लीजिएगा देखने हो तो ताकि 2-3 अगर वो बोल दें तो आप बता सको। अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है बट फिर भी अगर पूछते हैं वो तो ठीक है। फिर दोषों की गति की बात आती है, तो दोषों की क्या है त्रिविध गति है, कुल क्या है 11 गतियां होती हैं। कैसे वैसे क्या त्रिविध गति होती हैं, क्या क्या होती हैं ऊर्ध्व, अधा और तिर्यक, यानी दोष क्या ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, नीचे की ओर गति कर रहे हैं, तिर्यक पूरे शरीर में कहीं भी गति कर रहे हैं। फिर क्या होता है दूसरा भेद क्या है कोष्ठ में गति कर रहे हैं, कोष्ठ की तरफ जा रहे हैं या फिर शाखा की तरफ जा रहे हैं या फिर मर्मस्थी संधि जो भी मैंने बताया, ठीक है। और क्या होता है स्थान क्षय और वृद्धि, यानी अपने स्थान में बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने स्थान में क्या कहते हैं वृद्धि कर रहे हैं, अपने स्थान में क्या उनका क्षय हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या है जैसे हैं वैसे है, ठीक है। तो ये क्या 3 त्रिविध गति होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है एक और बताया गया द्विविध गति, इसमें क्या प्राकृत और वैकृत गति आती है शरीर में, ठीक है।
फिर इसके बाद जो धातु प्रदोषज विकार हैं, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग एक बार देखना और देख लीजिए, रस से क्या होता है, आश्रद्धा, रुचिस्य, वैरस्य, रसज्ञता, हृलासो, गौरवम, तंद्रा, सांग, मर्दो, ज्वरो, व्यथा, इस तरीके से जो लक्षण प्रकट होते हैं तो वो एक बार देख लीजिएगा। अभी तक फिलहाल इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसी तरीके से दोषों के 6 वृद्धि, दोष धातु और मल के जो 6 वृद्धि के लक्षण है वो भी रिटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अभी तक इस तरीके का क्वेश्चन नॉर्मली इंटरव्यू में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर एक आता है क्या, श्रोतस। तो श्रोतस का क्या होता है कि जो श्रोतस का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, जो अन्न रस है उसका, उस अन्न रस का जब प्रॉपर डाइजेशन होता है, यानी जो हमने आहार है उसका प्रॉपर डाइजेशन होने के बाद जो चीज़ बनती है, ठीक है, उसका क्या है, धातुओं में, उसका शरीर में इधर उधर उन्हें ट्रैवल कराना। यानी बेसिकली ये क्या है, ये मार्ग है या रास्ता है या चैनल्स हैं। श्रोतस क्या है, बेसिकली चैनल्स हैं, रास्ते हैं, मार्ग हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, जो अन्नरस होता है, आहार है, आहार कैसे परिवर्तित होगा, धातुओं उसका पोषण कब होगा, जब आहार जो है उसका डाइजेशन होके वो क्या है, जैसी धातुएं हैं उस रूप में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो जब वो धातुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ये क्या है, पूरी बॉडी में इनका श्रोतस के थ्रू क्या है, इधर उधर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो श्रोतस क्या बेसिकली चैनल्स हैं जो कि बॉडी में क्या है, दोष धातु और जो अन्नरस होता है उसका ट्रांसमिशन जो है पूरी बॉडी में क्या है, करवाते हैं, ठीक। फिर श्रोतस जो है इसके क्या कहते हैं, बहिर्मुख श्रोतस 9 होते हैं, ठीक है। और स्त्रियों में क्या है, 3 एक्स्ट्रा बताए गए हैं। 2 क्या होता है, ब्रेस्ट की जो ओपनिंग्स होती हैं, और एक क्या होता है, वेजाइना बोला गया, ठीक है, योनि है जो, ठीक है। और इसी तरीके से आचार्य चरक ने श्रोतस 13 बताए हैं, और जो गर्भ प्रकरण है उसमें 14 बताए हैं, ठीक है। और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 11 क्या है, योगवाही श्रोतस बताए हैं, ठीक है। जैसे प्राणवय श्रोतस है, उदकवय श्रोतस है, अन्नवय श्रोतस है, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रवय श्रोतस है, मूत्रवय, पुरीश्वर, स्वेदवय श्रोतस है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इस तरीके से आपको क्या इनके नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। अभी तक इनके अंदर का तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन जो कृमि चिकित्सा वाला था वो मैंने बता ही दिया था उसमें उस दिन, निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात, और क्या होता है, तीसरा क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अपकर्षण, फिर प्रकृति विघात, और फिर क्या होता है, निदान परिवर्जन होता है। अपकर्षण क्या होता है, हाथों से खींच के या मशीन के यंत्र के द्वारा खींच के कृमि को निकालना, और इसी में क्या है, संशोधन चिकित्सा आती, वमन, विरेचन, निरूपस्थि और नस्य आता है। ये तीनों क्या है, कृमि चिकित्सा इकलौती ऐसी चिकित्सा होती है जिसमें ये चारों जो है वो एक साथ कराए जा सकते हैं एक ही दिन पे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, प्रकृति विघात, जो कटु, तिक्त और पुरीश प्रतनिक, मतलब ये जो कृमि है इनके विरुद्ध वाली जो भी औषधियां हैं, जो भी कटु, तिक्त रस है, इनके अपोजिट कंडीशन बॉडी में क्रिएट करना, उनका प्रयोग करते हुए चिकित्सा करना, ठीक। और निदान परिवर्जन, जिन कारणों से ये व्याधि उत्पन्न हो रही है उसका सेवन का क्या परित्याग करना, ठीक है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या होता है, आम, ठीक है। आम सबने सुना भी होगा और इससे क्वेश्चन भी वहाँ पूछा जाता है। तो आम का डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल अगर आप श्लोक याद कर सकते हैं तो बता दें, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम आपचितम दुष्टम अमाशय गतम रसम आमम प्रचच्छते, ठीक है। यानी कि जब जठराग्नि जो है वो क्या है, दुर्बल हो जाती है, यानी जठराग्नि की जो पावर है, जो उसकी डाइजेस्टिंग कैपेसिटी है वो क्या कम हो जाती है, ठीक है। तो जठराग्नि के दुर्बल होने की वजह से जो पहली रस धातु है, ठीक है, वो क्या है, अपक्व रह जाती है, ठीक है। और ये क्या दुष्ट होके, मतलब अपक्व है तो दुष्ट होके क्या फिर आमाशय में गति करती है, आमाशय में पहुंच जाती है, तो उसे क्या आम कहते हैं। यानी जो आहार का हमने सेवन किया है, जब जठराग्नि जो है वो प्रॉपरली क्या है, वर्क नहीं करती है या दुर्बल हो जाती है किन्हीं कारणों से, अहितकर आहार विहार का सेवन करने से जठराग्नि जब क्या दूषित हो जाती है या मंद हो जाती है, तो जो भोजन, अगर हम लोग फिर उसके बाद क्या हितकर भोजन भी करते हैं, तो वो क्या है, हितकर जो अन्न का हमने सेवन किया, आहार का सेवन किया, वो उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाती है, और ये जो अपक्व अन्न होता है ये आम के रूप में फिर क्या आमाशय में पहुंच जाता है, तो यही क्या है, आम कहलाता है, ठीक है। तो ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम आपचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम आमम प्रचच्छते। अगर ये श्लोक याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हिंदी में डेफिनेशन बता दीजिए तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या होता है, साम और निराम के लक्षण की जो बात होती है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये साम व्याधि है या साम अवस्था या निराम अवस्था है, ठीक है। तो साम अवस्था के कुछ लक्षण बताए गए, जैसे कि इसमें क्या, श्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरव, अनिल मूर्ता, आलस्य, पक्ति, निष्ठीवनम, मल अरुचि, क्लमः। यानी कि क्या, जब साम अवस्था होगी तो क्या है, श्रोतस का क्या अवरोध होगा, ठीक है। बल भ्रंश, यानी कि पेशेंट जो है वो क्या, वो बहुत ही वीक फील करेगा, मतलब जो उसकी बॉडी में बल है ना वो नहीं होगा, बल का भ्रंश हो जाएगा, तो उसे वीकनेस महसूस होगी, ठीक है। हैवी, गौरव का मतलब क्या, शरीर में क्या है, हैवीनेस फील होगी, वो अपने लक्षण इस तरीके से बताएगा कि बॉडी में क्या हैवीनेस बनी रहती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, ठीक है। अनिल मूर्ता मतलब जो वायु का, जैसे मतलब जो अपान वायु है, जैसे उसे क्या रेक्टम से निकलना चाहिए, ठीक है, तो प्रॉपर जो गैस है वो उसका मूवमेंट जो वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है। पेट क्या है, फूला फूला उसे महसूस होगा, और वायु जो है उसकी प्रवृत्ति
प्रवृत्ति जो है ठीक से नहीं हो रही, उदान वायु और अपान वायु जो है रेक्टम से पास होती है तो वो पास नहीं हो रही उसे, ठीक है, डकार नहीं आ रही होगी उसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या वायु की क्या मूढ़ता मिलेगी, ठीक है। फिर क्या आलस, हमेशा क्या लेथार्जी रहेगा वो बॉडी में, क्या उसके हमेशा आलस भरा रहेगा, ठीक है। अपक्ति का मतलब भोजन का क्या ठीक से परिपाक नहीं होगा, मतलब कुछ भी खाना खाएगा वो प्रॉपरली क्या डाइजेस्ट नहीं होगा, तभी पेट हमेशा क्या भरा भरा उसे महसूस होगा, ठीक है। फिर मल संग अरुचि क्लम हो जाएगा, निष्ठीवन मतलब थूक वगैरह जो बहुत ज़्यादा मुंह में क्या सलाइवेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, थूक की प्रवृत्ति होगी बार। मलसंग यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उसे, अरुचि यानी खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है। क्लम क्या हमेशा थका थका सा महसूस करेगा, ठीक है। तो ये क्या है आम अवस्था के हाँ साम अवस्था। साम का मतलब क्या होता है, जब आम जो है वो धातुओं दोष और धातुओं के साथ मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, साम कहते हैं, ठीक है। आम का दोष और धातुओं के साथ मिलना क्या साम कहलाता है। तो साम अवस्था के लक्षण क्या होते हैं, श्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूर्ता आलस्य पक्ति निष्ठीवन मल संग अरुचि क्लमा, ठीक है। इसी को आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो आप क्या बोल सकते हैं कि क्या होता है, पेशेंट में क्या है वीकनेस मिलती है, हैवीनेस होती है बॉडी में पूरे उसके, ठीक है, लेथार्जी रहता है और बहुत क्या हमेशा क्या है थका थका रहता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है उसका जो भी खाना खाता है उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है उसे, ठीक है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, सलाइवा जो है एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है होता है इसका। तो ये सारे सिम्टम्स क्या है साम दोष के। अगर पेशेंट अपना जो बीमारी के साथ में ये लक्षण बता रहा है इसका मतलब क्या है कि उसकी अब अभी क्या है साम दोष है, उसमें साम अवस्था है, ठीक है। और इसके बाद निराम का क्या होगा, इसी के जस्ट अपोजिट जो हो जाएंगे, जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे निराम अवस्था है, ठीक है। जो हम कहते हैं साम अवस्था निराम अवस्था देख के ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ये बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी निराम दोष के या निराम अवस्था के लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अब जैसे वात पित्त और कफ का देख लें कि सामवात साम पित्त और साम कफ के क्या लक्षण होंगे, ठीक है। तो जैसे सामवात है तो वात क्या है विबंध हो जाएगा यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा जब सामवात होगी, अग्निमांद्य होगा, ठीक है, तंद्रा होगा मतलब थकावट रहेगी हमेशा, आंत्र कूजन यानी कि जैसे इंटेस्टीन में जैसे गुड़गुड़ शब्द सुनाई देते हैं ना उस तरीके का शब्द प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। वेदना पेन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है अंग ग्रह, ठीक है, सूर्योदय बादल मतलब जब ये साम अवस्था होगी तो उस समय पे क्या होता है बादल से और क्या कहते हैं वर्षा से इन लक्षणों की क्या वृद्धि मतलब ज़्यादा वेदना होने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्या है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, अग्निमांद्य जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वेदना होगी, आंत्रकूजन होगा। तो ये क्या सामवात के लक्षण होंगे, ठीक है। और निरामवात के लक्षण क्या होते हैं, यानी जब वात क्या निराम है यानी उसके साथ में आम का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो निराम अवस्था के लक्षण क्या होगा, निर्विबंध यानी कि विबंध का मतलब क्या कॉन्स्टिपेशन था, वायु जो है वो प्रॉपर उसका जो पैसेज है उसमें मूव नहीं कर पा रही है। अब क्या वायु क्या है प्रॉपरली मूव करेगी यानी अपान वायु का जो रेक्टम के थ्रू से निकलना होता है वो पास होगा, उदान वायु उद्गार के थ्रू निकलती है वो उसका पूरा पैसेज जो है वो क्लियर रहेगा। तो वायु की क्या प्रॉपर अपने गति हो रही होगी, ठीक है, अपने मार्गों से गति हो रही होगी, ठीक, वेदना नहीं होगी बॉडी में, ठीक है, या अल्प वेदना होगी। वात का लक्षण क्या रूक्ष है तो शरीर कैसा है रूक्ष होगा, ठीक है। और अगर हम लोग जब स्नेहन कराएंगे तो उससे क्या होगा जो व्याधि है जो बीमारी है वो क्या शांत हो जाएगी। तो ये क्या सामवात और निरामवात ये इसके लक्षण है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है साम पित्त और निराम पित्त के लक्षण होते हैं। तो साम पित्त में क्या होगा, देखो निराम पित्त निरामवात या निराम कफ का मतलब है जो इनके अपना गुण हैं जो बताए गए हैं कि वात के गुण होते हैं, पित्त के गुण होते हैं, कफ के गुण होते हैं। तो निराम अवस्था में वो अपने उन्हीं गुणों को व्यक्त करेंगे जो उनकी नॉर्मल गुण जो बताए गए नॉर्मल अवस्था में वो रहेंगे। और साम का मतलब क्या जो उनके गुण थे उसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, या उसके अलग हो जाएंगे, उससे कुछ अलग चीज़ें वो शो करने लगेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, ठीक। तो शाम पित्त में क्या हो जाएगा दुर्गंध आएगी बॉडी से पेशेंट की यानी कि क्या स्मेल आएगी, पेशेंट की बॉडी का कलर जो है वो हरित श्याव यानी कि क्या डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी हो जाएगा, ठीक है। फिर अम्ल उद्गार जैसे आती हैं, ठीक है, वो आने लगेगा। कंठ में क्या दाह यानी हाइपर एसिडिटी की कंडीशन जो है वो सब हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से साम कफ में क्या होगा कि एक तो क्या हैवीनेस रहेगी बॉडी में, ठीक है, दूसरा क्या है बॉडी में थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी, सलाइवेशन जो बताया एक्सेस क्या सलाइवा का प्रोडक्शन होगा, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को बिल्कुल भी, ठीक है। और इसके बाद क्या है आंखें जो है वो चिपचिपी सी महसूस होंगी। तो ये क्या है साम कफ के लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो साम दोष होता है उसका अब ये ट्रीटमेंट जो होता है अवस्था वाइज जो हम लोग बोलते हैं ना कि साम अवस्था देख के करेंगे निराम अवस्था। तो अगर साम अवस्था है तो उसमें पहले हम लोग क्या दीपन पाचन औषध का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या संशोधन और संशमन चिकित्सा कराएंगे, ठीक है। और जबकि अगर निराम अवस्था है तो उसमें हम लोग क्या अगर संशमन चिकित्सा भी करा दें तो उसी से क्या पेशेंट को आराम मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर साम पित्त होता है तो हम कभी भी अच्छ स्नेह पान यानी सिर्फ जो है स्नेह का पान नहीं कराते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है आम की वृद्धि हो जाएगी,
तो आम की वृद्धि होने के कारण क्या होगा, जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो निराम पित्त है उसमें क्या अच्छे स्नेहपान कराते हैं, क्योंकि पित्त के शमन के लिए बेस्ट क्या होता है, जैसे तैल, घृत और मधु बताया गया ना, वात पित्त और कफ के लिए, तो उससे क्या पित्त का शमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये साम और निराम में ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या था, आम के बारे में था। और आजकल जो है वो आम से क्वेश्चन, मतलब आम आप वैसे भी बताओ तो अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी बीमारी आयुर्वेद में 90% जो बीमारियां वो बिना आम की नहीं होती हैं, ठीक है। अग्नि मांद या अग्नि की दुष्टि जो है वो होती ही है, ठीक। फिर अच्छा, ये जो दोषपाक या धातुपाक की जो अवस्था, वात जो है वो क्या है 7 दिन में क्या है निराम हो जाता है, पित्त जो है 10 दिन में, और कफ जो है वो 12 दिन में क्या होता है पाक हो जाता है, यानी निराम अवस्था को क्या प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद एक चीज़ आता है क्या, अरिष्ट। अरिष्ट का मतलब सब जानते हैं कि क्या होता है, वह लक्षण जिनके द्वारा क्या मनुष्य की निश्चित मृत्यु, निश्चित मरण, क्या था इसका नियत मरण ख्यापकम लक्षण लिंगम अरिष्टम। हाँ, नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, यानी कि वह लक्षण जिनके द्वारा क्या है ये पता चलता है कि रोगी की क्या है निश्चित ही मृत्यु होने वाली है, उन्हें क्या कहते हैं, अरिष्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, अगर आप बता रहे हैं तो आप इतना ही बता सकते हैं कि नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, यानी कि वह लक्षण जिनके द्वारा ये पता चलता है कि रोगी की निश्चित ही मृत्यु होने वाली है, उन्हें क्या है, अरिष्ट कहते हैं, ठीक है। फिर अगर आप थोड़ा बहुत देख लें तो कुछ जैसे जो अरिष्ट बताए गए हैं कि जैसे कुछ पुरुष आश्रित अरिष्ट होते हैं, जैसे कि क्या है कि पेशेंट की बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, वर्ण होता है, ठीक है, स्वर होता है, उसका जो बोलने का मतलब जैसे जो वॉइस है वो चेंज हो रही है, गंध यानी कि उसकी बॉडी से जो स्मेल आ रही है उसमें चेंज होता है, नॉर्मल स्मेल जो होती है उससे चेंज होके स्मेल जो है वो बदल जाती है, ठीक है। छाया का बताया गया है, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है सर कटा हुआ दिखाई दे रहा होता है पेशेंट जो है, तो अगर इस तरीके की उसकी छाया बन रही है, या उसके 2 सर दिखाई दे रहे हैं या हाथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी मृत्यु क्या निश्चित है, या छाया दिख ही नहीं रही है बिल्कुल भी, ठीक। फिर इसी तरीके से ये क्या पुरुष आश्रित होता है, तो इस तरीके से अगर वहाँ पूछते हैं तो आप 2-4 बता सकते हैं कि ये क्या अरिष्ट का वर्णन उन्होंने किया है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ जो दूध से संबंधित बताए थे कि जो अगर वो आ रहा है तो सूरज ढलने के बाद अगर प्रवेश कर रहा है, समाचार लेके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या रोगी के बचने के चांसेस कम है, तो आप उन सब में ज़्यादा ना जाए। और अगर ये बोलते भी, क्योंकि देखो इसको एक्सप्लेन अगर वो कहते हैं कैसे लॉजिकल है, ठीक है, तो हालांकि ये बता सकते हो कि इसको पहले ज़माने में इसलिए कर सकते हैं कि पहले क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इतनी अच्छी थी नहीं, और रात में अगर कोई आया है तो इसका मतलब है बहुत इमरजेंसी कंडीशन होगी, इसीलिए संदेश लेके आया है, पहला एक कारण ये हो गया। दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, तो जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर है, उन्हें रोगी के घर पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो उससे भी क्या है ट्रीटमेंट में डिले होगा, तो इसकी वजह से भी क्या होता था कि ये चांसेस हाई रहते थे कि पेशेंट बचेगा नहीं, इसीलिए आचार्यों ने क्या बोला कि अगर दिन में आ रहा है तो ठीक है, और रात में क्या है पहले क्या होता था शेर है और या सांप है या चीते हैं, इस तरीके के जानवर क्या जंगल ज़्यादा होते थे, तो जाने का भी खतरा रहा करता था, तो लोग अवॉइड कर, मतलब से वो बोले ट्रांसपोर्टेशन तो दिन में भी नहीं था, तो रात में नहीं है तो क्या हो गया, तो दिन में ये था कि दिन के समय एक तो जैसे थोड़ा मतलब दिन के समय किसान अपने खेतों पे काम कर रहे होते थे या अदर चीज़ें मिल सकती थी, रात में क्या होता था ये चीज़ें नहीं थी। दूसरा क्या है शेर है, चीता है, बाघ है, इन सब का मतलब जंगल, पहले ज़माने में क्या था बहुत ज़्यादा पेड़ मतलब जंगलों की अधिकता थी, तो इसकी वजह से लोग फिर ट्रीटमेंट के लिए जाने में भी डरते थे, तो ये आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करें तो, ठीक है, कि तो इस वजह से क्या होता था कि ये होता था कि ट्रीटमेंट में डिले होगा तो पेशेंट के मरने के चांसेस जो ज़्यादा बढ़ जाते थे, इसीलिए शायद दूध को बोला गया कि अगर वो रात में आ रहा है तो मतलब या भड़बड़ा के आ रहा है, ठीक है। बाकी